Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Ms. Bushra. So, in the last few lectures, we were discussing the classical theories of management. Classical theories of management comprises of the scientific management theory by F.W. Taylor, the theory given by Henry Fayol, the 14 principles of management, that is the administrative theory of management we discussed, and we discussed the bureaucratic theory of management by Max Weber. तो ये तीन theories जो है हमारी classical theories of management के अंडर आती हैं. Okay, in today's lecture we are going to discuss the new classical theories of management. All right, so let us start with the lecture. सी जैसे मैंने बताया कि क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट जिसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. ये क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट जो है 18th और 19th सेंचुरी के अराउंड डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट ऑथर्स एंड डिफरेंट रिसर्चर्स ने ये तीन मेनली थ्योरीज दी थी जिनको क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट हम कहते हैं. अब बात आती है न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या है. न्यू वर्ड का मतलब क्या होता है, न्यू. तो उन्हीं क्लासिकल थ्योरीज में बहुत सारी कुछ क्रिटिसिज्म थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो कवर नहीं कर रही थी क्लासिकल थ्योरीज. उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए इसी में एक तरीके से मोर इनोवेशन करेंगे, मोर इनोवेशन या कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ नई चीज़ें डिस्कवर की गई और टुगेदर वी से इट एज न्यू क्लासिकल थ्योरी. ऑलराइट, तो न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है हमारी वो जो हमारी क्लासिकल थ्योरीज जितनी भी थी उनमें ह्यूमन फैक्टर्स को कंसिडर बिल्कुल नहीं किया गया था. मोर इट वाज एम्फसाइजिंग ऑन कि मशीन्स की तरह हम लोगों से काम करवा रहे थे, कैसे हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, कैसे साइंटिफिक तरीका ढूंढे, प्रोडक्टिविटी कैसे ज़्यादा बढ़ेगी. तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे ही हम फोकस कर रहे थे. बट ये जो ह्यूमन एस्पेक्ट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उस पर किसी भी रिसर्चर ने, किसी भी स्कॉलर ने ध्यान नहीं दिया. तो न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है हमारी वो मेनली फोकस करती है ह्यूमन साइड पे, ह्यूमन एस्पेक्ट पे और ऑर्गेनाइजेशन के. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि न्यू क्लासिकल जो मेन चीज़ है इसमें ह्यूमन एलिमेंट जुड़ गया है. ठीक है, तो ये थ्योरी इट फोकसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर. ऑल राइट, ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस करती है न्यू क्लासिकल थ्योरीज. उनकी सोशल नीड्स कैसी हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ग्रुप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ह्यूमन बींग्स को, मीन्स एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कैसे हम उन्हें मोटिवेट करें. या लीडरशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप और कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है. तो ये सारी ही चीज़ों पे न्यू क्लासिकल थ्योरीज ने बात करी है. ऑल राइट, तो अगेन, तो ये न्यू क्लासिकल थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ सोशल सिस्टम. इट इज़ नॉट merely अ टेक्निकल और इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं मशीन्स के थ्रू. रैदर इट इज़ अ सोशल सिस्टम बिकॉज वहाँ पे अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स ही काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ ही काम कर रहे हैं और आप ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, अब बात हम करते हैं कि आखिर न्यू क्लासिकल थ्योरीज क्यों आई, क्यों इमर्ज करी. जैसे मैंने बताया कि क्लासिकल थ्योरीज जितनी भी थी उन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर किया था. उन्होंने सिर्फ इस चीज़ पे बात करी थी कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, आउटपुट कैसे बढ़ाएं, क्या चीज़ मिसिंग हो रही है जिससे आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, बट ह्यूमन एस्पेक्ट पे बात ही नहीं करी. सो न्यू क्लासिकल थ्योरी emerged because classical theory ignored these things. It ignored human emotions. It ignored the importance of informal relationship in any setup. It ignored that there are groups in the organization and the group behavior is a very much important thing. It ignored the importance of job satisfaction. It ignored कि employee का morale या employee motivation को boost up करना कितना important है. So, new classical thinkers shifted the focus from work to worker. जहाँ पे classical theories काम, work इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, new classical thinkers ने क्या किया, ये work से worker पे, means human being पे ही focus को shift कर दिया. Alright, तो चलिए, so let us now discuss the basic assumptions of new classical theory. New classical theory कुछ assumptions हैं new classical theory के, जैसे न्यू क्लासिकल थ्योरी कहती है एम्प्लॉयज आर सोशल मैन नॉट इकोनॉमिक मैन. एम्प्लॉय जो है सोशल पर्सन है, इकोनॉमिक मैन नहीं है. आप उसको एक
एक नॉन लिविंग थिंग की तरह, एक नॉर्मल रिसोर्स की तरह, जैसे आपका रॉ मटेरियल होता है, जैसे आपका कैपिटल होता है, जैसे आपकी मशीन्स होती हैं, आप उसकी तरह, ये इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह यू कैन नॉट ट्रीट देम because they are a social person and they are a social man. So employees are very much social man, they are not economic man. दूसरा assumption है कि इनफॉर्मल ग्रुप स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांगली प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। थर्ड assumption इस थ्योरीज में था social needs. Social needs are very much important than monetary incentive. पैसों से कहीं ज़्यादा social needs की importance है। Employee satisfaction leads to higher efficiency. Okay, तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा तो काम अच्छा नहीं होगा, तो हायर एफिशिएंसी इट रिजल्ट है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का। एंड लीडरशिप स्टाइल अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस। लीडरशिप स्टाइल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तो ये कुछ अजम्पशन न्यू क्लासिकल थ्योरीज अज्यूम करके मान के चल रहे थे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि न्यू क्लासिकल थ्योरीज में मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन थे। तो एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है एल्टन मायो, जिन्होंने हॉथन एक्सपेरिमेंट दिया था, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने जो अप्रोच दी है एल्टन मायो ने, वो है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। इन्होंने ह्यूमन रिलेशंस के मूवमेंट को ये लेके आए। एल्टन मायो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है न्यू क्लासिकल थ्योरी में। दूसरे आ जाते हैं चेस्टर बर्नर्ड का भी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने कोऑपरेटिव सिस्टम पे फोकस किया। देन मेरी पार्कर फॉलेट का कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने ग्रुप डायनेमिक्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में बात करी है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, द फाउंडेशन ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी इज लेड बाय हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारे एल्टन मायो ने दिया था। ठीक है, सी द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट और बिहेवियरल सिस्टम। जो हमारा ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है, उसमें ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में मेन चीज़ आती है हमारा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है मैनेजमेंट में, आपको ये पता होना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है, ये किसने किया है, इसके कंट्रीब्यूटर कौन है, एल्टन मायो। एल्टन मायो along with his associates he performed this Hawthorne experiment। ठीक है, कहाँ इन्होंने परफॉर्म किया है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में परफॉर्म किया है। ठीक है, 1924 से 1932 ड्यूरेशन था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का। ऑब्जेक्टिव क्या था एक्सपेरिमेंट के लिए, ऑब्जेक्टिव ये था टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल वर्किंग कंडीशंस एंड प्रोडक्टिविटी। वो ये जानना चाहते थे कि जो हमारी फिजिकल वर्किंग कंडीशंस होती हैं और जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसलिए उन्होंने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया। नाउ लेट अस डिस्कस द फेजेस ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में टोटल 4 एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, तो इल्यूमिनेशन वर्ड इज समवॉट रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो एल्टन मायो थे, उन्होंने ये चेक किया कि अगर हम लाइट के लेवल को कम ज़्यादा करते हैं, लाइट्स को कम ज़्यादा करते हैं, तो उससे वर्कर की प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने दो ग्रुप्स को मेनली कंसिडर किया। एक थे आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक था कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप जिसमें ये लाइट में वेरिएशंस कर रहे थे, कभी लाइट कम कर रहे थे, कभी लाइट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे, तो मीन्स लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा चेंज किया जा रहा था। तो वो ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और जो अदर ग्रुप था वो था हमारा कंट्रोल ग्रुप, जहाँ पे हमें कांस्टेंट लाइट, सेम लाइट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये देखने के लिए कि जब अगर हम एक तरीके की लाइट प्रोवाइड करते हैं तो प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर हम लाइट में कम ज़्यादा वेरिएशन कर रहे हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें, कभी कम की गई लाइट, कभी ज़्यादा की गई, कभी कांस्टेंट रखी गई, तो ये सारी चीज़ें एक पूरा एक्सपेरिमेंट था जो कि एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए चला।
तो ये चीज फाइंड आउट हुआ कि प्रोडक्टिविटी दोनों ही ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में इंक्रीज हुई रिगार्डलेस ऑफ हायर और लोअर लाइट। मीन्स अगर लाइट को उन्होंने बहुत तेज भी प्रोवाइड किया कहीं कभी या कम भी कर दिया तो भी उससे कोई खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती गई टाइम के साथ साथ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ तभी बहुत डिक्रीज हुई थी जब उन्होंने लाइट को बिल्कुल ही बिल्कुल मून लाइट के बराबर प्रोवाइड किया था। ऑब्वियसली अगर आपको टॉर्च के बराबर, मून लाइट के बराबर रोशनी मिलेगी तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा नहीं तो आप काम कैसे करेंगे। तो इस सर्टेन स्टेज पे ही प्रोडक्टिविटी हमारी, आउटपुट हमारा रिड्यूस हुआ है। अदरवाइज लाइट के कम करने या ज़्यादा करने से कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। इनफैक्ट हमारी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। ठीक है। तो टोटल मिला के ये इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड ये हुआ कि लाइट या जो इल्यूमिनेशन है ये प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट डायरेक्टली नहीं करता है। ठीक है। रादर जो उनकी, जैसे मैंने बताया कि टाइम के साथ साथ प्रोडक्टिविटी या आउटपुट के इंक्रीज हो रहा था, तो दैट मीन्स जब लाइट वो फैक्टर नहीं है तो आखिर क्या है, तो वहीं पे फाइंड आउट हुआ कि ह्यूमन एलिमेंट जो है, ह्यूमन फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, बॉन्डिंग बन जाना, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही थी या ये सारी चीज़ें एक रोल प्ले कर रहे थे प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में, इंक्रीज करने में। तो वर्कर्स ने तब ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया व्हेन दे फेल्ट कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व, दे आर बीइंग वैल्यूड। तो ह्यूमन फैक्टर रियली मैटर्स। तो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड हुआ कि इट इज़ ह्यूमन फैक्टर दैट मैटर्स, नॉट एनी फिजिकल कंडीशन लाइक लाइट, इल्यूमिनेशन एक्सेट्रा। ओके। सो द सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो एल्टन मायो ने कंडक्ट किया था वो था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ओके। तो रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट को ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था टू स्टडी हाउ चेंजेस इन जॉब कंडीशंस अफेक्ट द ग्रुप प्रोडक्टिविटी। ओके। तो अर्लियर हम इंडिविजुअल लेवल पे प्रोडक्टिविटी आउटपुट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम ग्रुप प्रोडक्टिविटी की बात करें। एक सर्टेन ग्रुप की एंटायर एज अ होल ग्रुप प्रोडक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं अगर हम जॉब कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। ठीक है। तो क्या किया, उसके लिए उन्होंने एक स्मॉल ग्रुप फीमेल वर्कर्स का लिया। ठीक है। और उनको एक सर्टेन काम दिया था, टेलीफोन रिलेज को असेंबल करना था, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स थे, उनको असेंबल करना था, ग्रुप में ये काम होना था। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जर्वर को रखा जो कि ये चीज़ देखेगा और वर्कर्स से कंसल्ट किया। ठीक है। एंड समटाइम्स ही अलाउड देम टू मेक डिसीजंस। ठीक है। तो इसमें कुल मिला के क्या हो रहा है, फीमेल वर्कर्स का एक स्मॉल ग्रुप क्रिएट किया और उनको एक सर्टेन टास्क दे दी, दे हैव टू असेंबल द टेलीफोन रिले। और ऑब्जर्वर को वहाँ पे रखा कि ग्रुप कैसे क्या काम कर रहा है, वो वहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, देखेगा। ठीक है। वर्कर्स को ये चीज़ उन्होंने फ्रीडम दी थी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कंसल्ट करें। एंड और जो है आप कुछ कोई 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 डिसीजन जो है आप अपनी मर्जी से एज अ ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है। मीन्स ऑटोनॉमी, फ्रीडम दे दिया है कि दे आर अलाउड टू मेक सर्टेन डिसीजंस। अब इन्होंने बीच बीच में जब काम हो रहा था, जो भी टास्क इन्हें दिए थे, बीच बीच में इन्होंने चेंजेस किए। ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए और उसका रिजल्ट क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़, उन्होंने काम के बीच में एक इंसेंटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो बेस्ड, ओके, तो इन्होंने इंसेंटिव सिस्टम को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि ग्रुप में आप जैसा परफॉर्म करोगे, एज अ ग्रुप आप जिस तरीके से परफॉर्म करोगे उसके ग्रुप परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। ठीक है। तो मान लीजिए ग्रुप जो है खराब परफॉर्म कर रहा है तो पूरे ग्रुप मेंबर्स के इंसेंटिव मतलब बनेंगे नहीं या खराब कम बनेंगे। उसी तरीके से ग्रुप में अगर आप बहुत, एज अ ग्रुप आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो सबको उसका फायदा होगा। ठीक है। दूसरा चेंज उन्होंने बीच में इंट्रोड्यूस किया था वो रेस्ट ब्रेक। मीन्स एक सर्टेन एक इंटरवल के बाद जो है रेस्ट ब्रेक्स को इंट्रोड्यूस किया, ताकि जितने भी वर्कर्स हैं वो जब भी उन्हें ज़रूरत हो रही है रेस्ट की, थक जा रहे हैं, तो वो ब्रेक्स में, रेस्ट ब्रेक्स में वो अपने आप को रिलैक्स कर पाए और वापस से एनर्जाइज कर पाए। नेक्स्ट वॉज वर्क डे एडजस्टमेंट्स। तो वर्क डे एडजस्टमेंट में क्या है कि आपका जो काम का ओवरऑल टाइम था, जो भी टोटल वर्किंग आवर्स थे, उनको उन्होंने
कम किया, सैटरडे और सैटरडे हटा दिया। तो इस तरीके से वर्क पूरा जो एंटायर वर्क शेड्यूल था उसमें एडजस्टमेंट किए और देखा कि प्रोडक्टिविटी इससे भी इंक्रीज हुई। फिर स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट जैसी चीज़ें भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की ताकि वर्कर एनर्जाइज हो। तो ये कुछ चेंजेस बीच बीच में इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, तो उसके बाद एज अ रिजल्ट क्या ऑब्जर्व किया गया कि एब्सेंटिज्म रेट जो है हमारा कम हो गया, रिड्यूस हो गया, लोग ज़्यादा आने लगे और एब्सेंटिज्म रेट कम हुआ। लोगों का, एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का मोरल बूस्टअप हुआ एंड लेस सुपरविजन वाज रिक्वायर्ड। उन्हें टोकने की क्योंकि वर्कर्स अपने आप मोटिवेटेड थे, काम कर रहे थे अच्छे से, तो सुपरविजन की उतनी ज़्यादा नीड नहीं थी। So even when reverted to the original conditions, the productivity still increased. Even उसके बाद इन changes को introduce करने के बाद वापस से हम पुरानी ओरिजिनल कंडीशन में भी जब वापस गए तो भी प्रोडक्टिविटी was still increasing. So as a result we found that productivity improved due to attitude, क्योंकि लोगों का जो एटीट्यूड है काम करते करते, जो मेन रीजंस थे जिसकी वजह से एक्चुअली प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, वो क्या था? लोगों का एटीट्यूड, लोगों का मोटिवेशन एंड द सोशल फैक्टर, नॉट जस्ट द फिजिकल चेंजेस। सो वर्कर्स फेल्ट रिस्पॉन्सिबल, वैल्यूड एंड पार्ट ऑफ अ सपोर्टिव ग्रुप। अब समझ रहे हो यहाँ पे हुआ क्या कि ऑल्दो आपने अच्छे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, उसका नो डाउट इम्पैक्ट कुछ ना कुछ पड़ा है, बट जो मेन रीजन थे जिसकी वजह से इवन वापस ओरिजिनल कंडीशंस पे जाने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, उसका रीज़न ये था कि एज अ ग्रुप जब हम काम कर रहे थे तो आपस में हमारा जो एटीट्यूड था मोर पॉजिटिव था। वी वो फीलिंग मोर मोटिवेटेड, द वर्कर्स, देयर वाज अ सोशल फैक्टर विच वाज रिस्पॉन्सिबल। एंड when these people were working in a group they felt responsible कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरी वजह से बाकी सबका इंसेंटिव कम होगा, तो आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एंड हैव टू परफॉर्म। सो दे फेल्ट रिस्पॉन्सिबल, they felt valued, and they felt they are a part of a supportive group, they have to support the other members. So okay, so this was the relay assembly test room experiment. Now the third experiment under the Hawthorne इस मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था? एल्टन मायो वांटेड टू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉय एटीट्यूड टूवर्ड्स सुपरविजन, वेजेस, प्रमोशन एंड कंपनी पॉलिसीज। ठीक है, एल्टन मायो चाहते थे कि जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर्स है, उसका एटीट्यूड किस तरीके का है कंपनी की पॉलिसीज को लेके, प्रमोशन पॉलिसी को लेके, वेजेस को लेके, सुपरविजन को लेके। सो उन्होंने 20,000 लोगों का इंटरव्यू लिया और शुरुआत में उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चनिंग भी करी और धीरे धीरे करके नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चंस पे भी पहुंच गए, जहाँ पे इंटरव्यूअर सुनता है एंड ही डज नॉट एडवाइस। तो मतलब कुल मिला के स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों इंटरव्यू उन्होंने लिए। और उसकी फाइंडिंग्स क्या थी? कंप्लेंट्स रिफ्लेक्ट पर्सनल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, नॉट जस्ट फैक्ट्स। तो उन्होंने देखा कि एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि पर्सनल है और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है। दूसरी चीज़ उन्होंने देखी, द ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और पीपल हैव सोशल मीनिंग डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉय परसेप्शन। तो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट, सर्कमस्टांसेस या ऑब्जेक्ट्स जो है, उन सब की अलग अलग सोशल मीनिंग है डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉय परसेप्शन। ठीक है, थर्ड फाइंडिंग वाज वर्कर्स पर्सनल सिचुएशन शेप्स द बिहेवियर। ऑब्वियसली एक मेरा इस वक्त आई एम एन एम्प्लॉय, मेरा पर्सनल सिचुएशन इस टाइम जैसा भी होगा, मेरे सेंटिमेंट्स, मेरे इमोशन, मेरे डिज़ायर एक्सेट्रा, तो वो मेरा बिहेवियर शेप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइंडिंग है सोशल स्टेटस एंड एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स इन्फ्लुएंस द सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सोशल स्टेटस और जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे ये या इतना रिवॉर्ड मुझे मिलेगा, तो ये दोनों चीज़ें सेटिस्फैक्शन को शेप करती हैं। ठीक है, इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा इतना इंक्रीमेंट होगा और वो नहीं होता है तो ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा कम हो जाएगा। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इतना होगा और उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत इन्हांस हो जाएगा। ठीक है, so next finding was group experiences both inside and outside the work they affect the behavior. ठीक है, so overall conclusion mass interviewing program का क्या था? The worker behavior is strongly influenced by group dynamics and social context. ठीक, तो जो वर्कर का बिहेवियर होता है उसके
इन कौन कौन सी चीज़ उससे इन्फ्लुएंस करती है? ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप में आपस में कितनी बनती है, ग्रुप डायनेमिक्स कैसे हैं, सोशल कंटेक्स्ट। सो कुल मिला के जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन प्योरली इकोनॉमिक वंस। ऑलराइट, एंड द लास्ट फोर्थ जो हॉथर्न स्टडी में एक्सपेरिमेंट किया गया, लेट अस डिस्कस दैट। सो ये एक्सपेरिमेंट है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्मॉल वर्क ग्रुप्स ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। स्मॉल छोटे छोटे वर्क ग्रुप्स का इंडिविजुअल बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 14 मेल वर्कर्स को बुलाया और उन्होंने एक सर्टेन टास्क दिया टू असेंबल द टेलीफोन टर्मिनल बैंक्स, ठीक है। और उन्होंने बोला कि आपको आवरली वेज मिलेगा, घंटे के हिसाब से जितने घंटे आप काम करते हो, प्लस आपको ग्रुप बोनस भी मिलेगा बेस्ड ऑन आउटपुट। तो आप ग्रुप में कैसा काम करते हो उसके बेसिस पे आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो फाइंडिंग्स क्या थी, वर्कर्स एट देयर ओन आउटपुट नॉर्म्स इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब इंस्टेड ऑफ कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, वर्कर्स ने आपस में खुद ही अपने एक नॉर्म्स बना लिए। क्यों? आप जानते हो क्यों? उसका रीज़न क्या था, उन्हें पता है कि हमें घंटे के हिसाब से वेजेस तो मिलेगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हम ग्रुप में कितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उसके बेसिस पे भी हमें बोनस मिलेगा। तो ऑब्वियसली सी, अगर हम इतना जानबूझ के अगर हम 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे फॉर एग्जांपल आज, तो मैनेजमेंट की भी एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत बढ़ जाएगी। तो इट और या अ, बहुत सी अदर चीज़ें भी थी जो कि अज्यूम की गई थी कि अगर आप जो है नहीं परफॉर्म करेंगे, ये ग्रुप परफॉर्म नहीं करेगा, तो बाकी लोग मे बी जो अंडर परफॉर्मर्स है उनको निकाल दिया जाए। तो ये सारी वजह से वर्कर्स ने अपने खुद के नॉर्म्स बनाए कि चलो हम लोग 20,000 से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहली फाइंडिंग क्या थी, वर्कर्स ने अपने ओन आउटपुट नॉर्म्स बनाए इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन, ठीक है। लालच उनमें नहीं आई, रैदर उन्होंने अपने ओन नॉर्म्स बनाए। तो हाई परफॉर्मर्स डिड नॉट प्रेशर लो परफॉर्मर्स, जैसे मैंने अभी बताया कि जो अच्छे परफॉर्मर्स थे उन्होंने लो परफॉर्मर्स पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि नहीं तुम्हें भी करना है तो तुम्हारी वजह से मुझे बोनस मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला। थर्ड था ग्रुप एनफोर्स नॉर्म्स थ्रू सोशल प्रेशर, तो ग्रुप के जो भी नॉर्म्स थे वो इट वाज थ्रू सोशल प्रेशर। और रीज़न क्या था कि ऐसे ये सारी चीज़ें वो लोग क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे स्लो वर्कर्स थे उनकी जॉब जा सकती थी, क्योंकि आइडेंटिफाई हो जाते स्लो वर्कर्स कौन है, उनकी जॉब जा सकती थी। तो इतना अच्छा सोशल फैक्टर यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, कि आपस में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए वो जान के काम भी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, उन्हें लालच भी नहीं है कि हमें बोनस मिलेगा। तो fear of unemployment, to protect the slow workers, to avoid excessive output, ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज नहीं किया प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं कि ह्यूमन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो पीपल आर, वी कैन से the people are motivated by the social needs, not just the economic incentive, and management must understand the group attitudes and psychology, ठीक है। So overall, we conclude that the informal groups control individual productivity, and this is the foundation of human relations theory. Alright, so ये था हमारा हॉथर्न एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने 4 एक्सपेरिमेंट पढ़े, ठीक है। इल्यूमिनेशन, बैंक वायरिंग, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। Alright, so these are the findings of Hawthorne experiment. Organization is a social system, ठीक है। दूसरी चीज़, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सोशल नीड्स डोमिनेट द इकोनॉमिक नीड्स, ऑलराइट। एम्प्लॉय मोरल अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी, ऑलराइट। लीडरशिप स्टाइल इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर, ग्रुप नॉर्म्स रेगुलेट आउटपुट, recognition and attention motivate the employees, ठीक है। These are the findings of Hawthorne experiments. Now for exam point of view, what is Hawthorne effect? Hawthorne effect क्या है? The tendency of workers to improve performance when they feel they are being observed, valued and given attention. So Hawthorne effect है जो workers की tendency
टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, जब उन्हें लगता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, दे आर बीइंग ऑब्जर्व, दे आर बीइंग वैल्यूड एंड दे आर गिवन अटेंशन, तो अपने आप जो अपनी परफॉर्मेंस को वो इन्हांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। उस इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं? हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ठीक है। So Hawthorne experiments prove that productivity is influenced more by social factor and psychological factors than physical working condition। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हॉथर्न एक्सपेरिमेंट में सोशल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इन सारे फैक्टर्स को मच मोर इम्पोर्टेंस दी गई है rather than फिजिकल वर्किंग कंडीशन। ऑलराइट, अब जैसे मैंने बताया था कि आपके न्यू क्लासिकल थ्योरी में मेनली दो चीज़ आती है। एक ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है जो हमने अभी पढ़ लिया। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में हमारा हॉथर्न एक्सपेरिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा हमारा आता है बिहेवियरल साइंस थ्योरी। ऑलराइट, सो वी शैल डिस्कस नाउ बिहेवियरल साइंस थ्योरी क्या है। बिहेवियरल साइंस थ्योरी कहती है दिस थ्योरी फोकसेस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल का आपस में बिहेवियर, उनका ग्रुप बिहेवियर, जॉब डिज़ाइन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, इन सारे एस्पेक्ट पे, इन सारे एलिमेंट्स पे बिहेवियरल साइंस थ्योरी ने वर्क किया, ठीक है। सो दिस अप्रोच इज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। अच्छा, यहीं से जो हम सब्जेक्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी, इसका ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो इंट्रोडक्शन है, जो इवोल्यूशन है, वो इसी बिहेवियरल साइंस थ्योरी या इसी अप्रोच से आया है, ठीक है। हाउएवर ये अप्रोच जो है पूरी तरीके से यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो डिफ़र करते हैं रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से, सोशल फैक्टर्स की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से, तो वी कैन नॉट से कि ये अप्रोच पूरी तरीके से यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ जस्ट हम क्विकली देख लेते हैं बिहेवियरल साइंस अप्रोच में कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं। एक अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने बहुत ही फेमस मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे की किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और बड़ी थ्योरी है, मोटिवेशन के अंडर आती है अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है, जो कि बिहेवियरल साइंस अप्रोच के अंडर ही आएगा। दूसरे कंट्रीब्यूटर इम्पॉर्टेंट है फ्रेडरिक हर्सबर्ग, जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी है। तीसरे हैं मैकग्रेगर, जिन्होंने थ्योरी एक्स एंड वाई दी है। और फोर्थ है डेविड मैक्लेलैंड, जिन्होंने नीड अचीवमेंट थ्योरी दी है। तो ये चारों थ्योरी हमारे मोटिवेशन टॉपिक के अंदर आती है। जब हम मोटिवेशन पढ़ेंगे देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। So you just remember the contributors of behavioral science approach: Abraham Maslow, Frederick Herzberg, McGregor, David McClelland. Okay. So in today's lecture we discussed the new classical theory, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था हमारा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यस प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मोटिवेट मी बाय सिंपली प्रेसिंग द लाइक बटन, share it as much as possible and subscribe if you haven't yet. And in the next lecture next lecture we are going to discuss the modern management theories. Till then, stay tuned and keep watching, keep learning. Thank you so much for watching.